नमस्कार विद्यार्थियों। चलिए हम आगे टॉपिक बढ़ाते हैं और आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स बना लीजिए। पहला हमने चैप्टर शुरू कर दिया, पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो उसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन बताया था और प्रकाश का अपवर्तन के नियम बताए थे। अब प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं होती हैं वो लिखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं। ठीक, अब जैसे हमने आपको बताया, जैसे आपने देखा हो कभी पानी में ऐसे करके आप छड़ डालें तो छड़ कैसी टेढ़ी दिखाई देती है, या रात में तारों का टिमटिमाना, ये भी एक अपवर्तनीय घटना है। होता क्या है कि देखो ये जो वातावरण होता है, इसमें भिन्न भिन्न वातावरण में भिन्न भिन्न लेयरें होती हैं, तो उसके कारण क्या होता है भिन्न भिन्न माध्यम। अच्छा, अपवर्तन जो होता है उसमें ध्यान रखना, जो अपवर्तनीय घटना वो केवल भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल के कारण होता है अपवर्तन। हमने पहले बताया था कि जब सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में जाए तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये अपवर्तन होता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो वातावरण में भिन्न भिन्न परतें होती हैं और भिन्न भिन्न परतों में भिन्न भिन्न माध्यम होते हैं, तो भिन्न भिन्न माध्यम होने से क्या होगा कि अपवर्तन की घटना हो जाती है, इसीलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। उसी प्रकार छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, या आपने देखा हो कि जैसे उसमें किसी पानी में एक टंकी भरी हुई है पानी में और उसमें 1 रुपया का आपका सिक्का गिर पड़े तो वो सिक्का आपको ऊपर दिखाई देता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर घटनाएं हैं। तो आपको बता दें हम, पहला तो है कि रात में तारों का टिमटिमाना। ठीक है, अब रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आप एक वर्ड में एक लाइन में लिख देना, अपवर्तन के कारण। तो क्या हो जाएगा ये, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, अच्छा मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या वही, यानी कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना और उसके अपवर्तनांक के कारण ये ऐसा होता है। दूसरा ये है कि पानी में खड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, देखो ये हमने आपको पिछले भी उसमें बताया था कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से वो अविलंब से दूर हट जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी छड़ पानी में है, पानी सघन माध्यम हो गया और हमारी आंख जो है वो विरल माध्यम में। हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु जो होती है वो क्या होती है कि ऐसा नहीं कि हमारी आंख से प्रकाश वस्तु पर पड़ता तब हमें वस्तु दिखाई देती है। वस्तु से प्रकाश हमारी जब आंख पे आता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो होता क्या है कि पानी में जो है छड़ पड़ी हुई है तो छड़ से प्रकाश हमारी आंख पे आता है तब वो हमें छड़ दिखाई देती है। कोई भी वस्तु है, वस्तु पर जब हम मान लो प्रकाश जब वस्तु से हमारी आंख पे आता है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। उस वस्तु को हम ढक ले, वहाँ से प्रकाश ही नहीं आएगा तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो कांच जल में छड़ पड़ी हुई है तो चूंकि जो पानी है वो सघन माध्यम हो गया, हम हवा में खड़े हैं तो हम वो विरल माध्यम हो गया। तो जब पानी से किरण चलकर हमारी आंख पे आती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाएगी तो उसका जो प्रतिबिंब नीचे है, मतलब जो वस्तु नीचे है उसका प्रतिबिंब हमें ऊपर दिखाई देगा, इसलिए क्या होता है वो टेढ़ी नजर आने लगती है। तो ध्यान ये रखना, केवल उसमें आप ये लिख देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि प्रकाश जल से हवा में आ रहा, सघन से विरल में आ रहा, इसलिए वो अविलंब से दूर हट जाती है, इसलिए हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया कि हमारा 1 रुपया का सिक्का गिर पड़ा है उसमें टंकी में पानी से भरी, तो वो टंकी रुपया बहुत ऊपर लगता है, ऐसा लगता है बहुत ऊपर है, लेकिन वो होता है एक्चुअल में नीचे ही। तो क्या होता है
कि वो भी वहीं से सिक्के से प्रकाश हमारी आंख पे आएगा। तो जब सिक्के से हमारा प्रकाश आंख पे आता है तो वो सघन माध्यम से विरल में आता है, तो वो प्रकाश अविलंब से दूर हट जाता है, जिस कारण क्या होता है कि वो हमें ऊपर ही दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका अपवर्तनीय घटना पर कुछ आधारित घटनाएं हैं। और चलिए आगे हम टॉपिक बढ़ाते हैं। आगे आपका है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक गलत हो गया, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए, अपवर्तनांक दो तरह से होता है। अपवर्तनांक एक तो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के सापेक्ष ना हो, और सापेक्ष का मतलब किसी के सापेक्ष हो। ये अकेला हो, निरपेक्ष हो गया अकेला, और ये किसी के सापेक्ष होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका एक बहुत सिंपल है निरपेक्ष। अच्छा, एक तो ये ध्यान रखना कि अपवर्तनांक को n से व्यक्त किया जाता है। तो n इक्वल टू जो होता है वो c/v होता है, n बराबर c/v। अच्छा, ये आप लोग जानते हैं, ये प्रकाश की निर्वात में चाल, और ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक n प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की किसी माध्यम में चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखेंगे? लिखिए, मैं बोल रहा हूं आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की किसी माध्यम में चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब आपका आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि सूत्र यही होता है। अब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे आप देखो कि 1n2 हो गया। 1n2 में क्या होता है कि प्रकाश की ये सूत्र वही रहता है। क्या होगा? ये v1/v2 ये हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी के सापेक्ष लिया जाता है। मान लीजिए हमने एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिया है, तो होता वही है। यहाँ क्या है? ये निरपेक्ष है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निर्वात में चाल और किसी माध्यम में चाल। इसमें हो जाएगा कि ये पहले माध्यम में चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या होती है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है या अनुपात होता है। तो क्या लिखेंगे कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है, आपको वर्तनांक 1n2, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ध्यान रखना, अपवर्तनांक को n से व्यक्त किया जाता है। निरपेक्ष में कुछ नहीं लगा क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं होता, तो n हो गया। ये ध्यान सूत्र वही होता है। यहाँ केवल माध्यम में, पहले माध्यम में चाल हो गई v1 और ये दूसरे v2 हो गई। यहाँ ये निर्वात में चाल हम पहले से पढ़ा है कि प्रकाश की निर्वात में चाल c होती है और किसी माध्यम में चाल v होती है। तो अपवर्तनांक n जो होता है वो क्या है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल B2, यहाँ आप लिख दीजिए, चलो छोड़ो यहाँ पर नहीं रहा, प्रकाश B2 के अनुपात को, ये बटे में जो होता है इसको अनुपात बोलते हैं, तो अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप केवल इसका फॉर्मूला याद रखिए, 1n2 बराबर B1/B2, तो B1 का मतलब पहला माध्यम, B2 का मतलब दूसरा माध्यम, तो यानी कि 1n2 यानी कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। ठीक है, ये आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक हो गए। आगे हम ओके ठीक। अरे सर जी तो बोल दिया करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।